गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम आपको पढ़ाते हैं अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश किस तरीके से किए जाते हैं। अपठित मतलब होता है, अपठित मीन्स होता है बिना पढ़ा हुआ। अपठित मीन्स क्या होता है? बिना पढ़ा हुआ। तो बिना पढ़ा हुआ जो होता है उसे कहते हैं अपठित। जैसे मान लीजिए एक लिखा हुआ है, तू हिमालय नहीं, तू हिमालय नहीं, तू ना गंगा यमुना, तू त्रिवेणी नहीं, तू ना रामेश्वरम, तू महाशील की है अमर कल्पना, देश मेरे लिए तू परम वंदना। परम वंदना। मेघ करते नमन, सिंधु धोता चरण, लय रहाते सहस्रों यहाँ खेत वन, नर्मदा ताप्ती सिंधु गोदावरी, है कराती युगों से तुझे आचमन। तू पुरातन बहुत, तू नए से नया, तू महाशील की है अमर कल्पना। तू महाशील की है अमर कल्पना, देश मेरे लिए तू महाअर्चना, शक्ति बल का समर्थक रहा सर्वदा, तू परम तत्व का नित्य विचारक रहा, शांति संदेश देता रहा विश्व को, प्रेम सद्भाव का नित्य प्रचारक रहा, सत्य और प्रेम की है परम प्रेरणा, देश मेरे लिए तू महाअर्चना। देश मेरे लिए तू महाअर्चना। तो देखिएगा इसमें ये लिखा हुआ है अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवि का देश को महाशील की अमर कल्पना कहने से क्या तात्पर्य होता है। लिखा है तू महाशील की है अमर कल्पना, नीचे भी लिखा है तू महाशील की है अमर कल्पना, तू महाशील की है अमर कल्पना। तो ये तीन बार दो बार इन्होंने दे दिया है। तू महाशील की है अमर कल्पना से कवि का तात्पर्य क्या है। तो कहते हैं कि कवि के अनुसार भारतीय जो संस्कृति है, कवि के अनुसार भारतीय जो संस्कृति है करुणा, प्रेम, दया, शांति जैसे महान आचरणों के लिए प्रसिद्ध है। क्या भारतीय संस्कृति जो है, संस्कृति करुणा, दया, प्रेम है ना, महान आचरणों के लिए प्रसिद्ध है। महाशील का मतलब होता है उज्ज्वल चरित्र की जो विराट कल्पना की जा सकती है। मतलब उज्ज्वल चरित्र की जो विराट कल्पना की जा सकती है, वह कल्पना भारत के स्वभाव की है। भारत का स्वभाव ऐसा है। मतलब भारत का स्वभाव कैसा है कि कवि के अनुसार भारतीय जो संस्कृति है करुणा, प्रेम, दया और महान आचरणों के लिए प्रसिद्ध है। महाशील उज्ज्वल चरित्र की जो विचार कल्पना की जा सकती है, वह कल्पना जो है भारत के स्वभाव से है। ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि कवि का देश को महाशील की अमर कल्पना कहने से क्या तात्पर्य होता है। महाशील की अमर कल्पना कहने से तात्पर्य होता है कि भारत की संस्कृति क्या होता है, मतलब भारत की जो संस्कृति है उसमें कल्पना, प्रेम, दया, करुणा, शांति जैसे ये महान आचरणों के लिए भारत की संस्कृति जो है प्रसिद्ध है। और ये उज्ज्वल चरित्र की, और ये जो है मतलब ये जो गुण हैं ये उज्ज्वल चरित्र की विराट कल्पना को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए यह कल्पना जो है भारत के स्वभाव से है। ठीक। अब देखिएगा, भारत देश पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन कैसे है। नित्य नूतन कैसे है। देखिए, तू पुरातन बहुत, तू नए से नया, तू महाशील की है अमर कल्पना। मतलब तू पुरातन बहुत, तू नए से नया। तो भारत देश जो है पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन कैसे, नया कैसे है। तो कहते हैं भारत में आज भी करुणा, दया, प्रेम है ना, अहिंसा और ऐसे जो गुण हैं, पुरातन जो गुण हैं आज भी विद्यमान हैं। उसी के साथ साथ भारत वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में भी आगे है। इसलिए वह पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन कहलाता है। मतलब भारतीय संस्कृति में कहते हैं भारत में आज भी करुणा, दया, प्रेम, शांति ये सब चीज़ें जो हैं आज भी विद्यमान हैं। और आज भारत जो है वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में भी बहुत आगे है।
तो ये कल्पना, तो वो कहते हैं इसलिए ये पुरातन होते हुए भी नित्य नया है। मतलब वैज्ञानिक प्रगति भी है, औद्योगिक प्रगति भी है, कर रहा है, और उसके साथ में इसके अंदर प्रेम, दया, करुणा, उदारता, सहानुभूति, ये सारे गुण भी विद्यमान हैं। इसलिए ये पुरातन होते हुए भी नित्य नया कहलाता है। पुरातन होते हुए भी नित्य नया है। ठीक। तू परम तत्व का नित्य विचारक रहा, पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कहती है। तू परम तत्व का, कहते हैं तू परम तत्व का नित्य विचारक रहा, शांति संदेश देता रहा विश्व को, प्रेम सद्भाव का नित्य प्रचारक रहा। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि भारत ने सदा क्या किया है? परम तत्व की खोज की है। मतलब परम तत्व की खोज मतलब होता है कि उसने परमात्मा की खोज की है। और हमारे ऋषि मुनि जो हैं, परम तत्व की खोज की है। जो हमारे देश के, भारत देश के जो ऋषि और बड़े बड़े मुनि जो हो गए हैं, उन्होंने भी ब्रह्म तत्व की, वे लगातार ब्रह्म तत्व की खोज में ही लगे रहे, ब्रह्म तत्व की खोज में ही लगे रहे हैं। तू परम तत्व का विचारक रहा। परम तत्व का विचारक रहा मतलब कहते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि जो हैं, हमारे बड़े बड़े जो ऋषि मुनि जो हैं, वो भी परम तत्व की खोज में ही, वे सब परम तत्व की खोज में ही लीन रहे हैं। भारत का, आगे देखिएगा, लिखा है देश का सत्कार प्रकृति कैसे करती है, काव्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देश का सत्कार लिखा है, सत्य और प्रेम की है परम प्रेरणा, देश मेरे लिए तू महाअर्चना। कहते हैं सत्य और प्रेम के सहारे, कहते हैं कि भारत का सत्कार करने के लिए यहाँ नित्य वर्षा करते हैं। सिंधु अपने बल से, सिंधु जो होता है अपने जल से इनके चरण धोता है। पेड़ लहलहाते खेत हैं, जब खेत लहलहा जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी वंदना करते हैं। और नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, गोदावरी आदि नदियाँ जो नदियाँ हैं, इनका सम्मान करती हैं, इनका आचमन करती हैं। मतलब आचमन करना, इनका आचमन करती हैं। क्या? भारत का सत्कार करने के लिए, भारत देश का सत्कार करने के लिए मेघ जो हैं यहाँ पर आकर के जल वर्षा करते हैं। और सिंधु जो है अपने जल से इनके चरण धोता है। और नर्मदा, सिंधु, ताप्ती, गोदावरी नदियाँ जो हैं, इनके अनेक जो नदियाँ हैं, इनका आचमन करती हैं। मतलब आदि नदियाँ उसे आचमन करवाती हैं। नदियाँ मतलब नर्मदा, ताप्ती, सिंधु और गोदावरी आदि नदियाँ उसे आचमन करवाती हैं। ठीक। उसे आचमन करवाती हैं। तो शांति संदेश रहा, शांति, देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, शांति संदेश रहा, शांति संदेश देता रहा विश्व को, शांति संदेश देता रहा विश्व को। शांति क्या लिखा? शांति संदेश देता रहा विश्व को, प्रेम सद्भाव का नित्य प्रचारक रहा। तो कहते हैं सम्राट अशोक तथा राजकुमार गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक थे और महात्मा गौतम बुद्ध ने क्या किया? अपने राज सुख छोड़ करके और अहंकार का त्याग करके जन जन को शांति और धर्म का इन्होंने पाठ पढ़ाया था। मतलब महात्मा बुद्ध ने क्या किया? महात्मा बुद्ध ने अपना घर त्याग कर दिया और उन्होंने, सम्राट अशोक ने अपने सब कुछ त्याग किया। मतलब उन्होंने गौतम बुद्ध ने अपना राजसी सुख त्याग दिया और सम्राट अशोक ने अपना अहंकार त्याग करके सब जन लोगों को शांति का, इन्होंने सबको शांति का उपदेश दिया। मतलब कहा शांति और प्रेम का इन्होंने संदेश, शांति और धर्म का इन्होंने, शांति, धर्म का और प्रेम का इन्होंने पाठ पढ़ाया। अर्थ भारत ने विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया। उसने हमेशा आपसी प्रेम और प्रचार और उसका प्रसार किया। किसका? मतलब आपसी प्रेम और सद्भावना का,
आपसी प्रेम और सद्भावना का उसने प्रचार और प्रसार किया। आपसी सद्भावना का उसने प्रचार और प्रसार किया। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो काव्यांश है, इस प्रकार से ये काव्यांश को पढ़ने के बाद में, काव्यांश को पढ़ने के बाद में उसके जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं तो उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उसके बाद में आप उसके आंसर लिख पाएंगे। तो जैसे ये काव्य का है उसी प्रकार से हम देखिए आपको एक गद्य का भी कराते हैं। एक गद्य का करा देते हैं, एक पद्य का कराते हैं। देखिए जैसे लिखा है कि देखिए वो क्या था पद्यांश, अब ये आता है एक आपको हम पढ़ाते हैं गद्यांश। कहते हैं प्रेमचंद्र की रोशनी कहानी का कथावाचक, प्रेमचंद्र जी की कहानी थी रोशनी। रोशनी कहानी का कथावाचक इंग्लैंड से ICS उत्तीर्ण करके अफसर के रूप में कार्यरत है। उनका विश्वास है कि पश्चिम सभ्यता, शिक्षा और जीवन शैली से ही भारत का कल्याण होगा और इसकी अशिक्षा, जड़ता, अतीत पूजा, पत्थर पेड़ पूजा आदि का अंधकार इसी से दूर होगा। परंतु इसके तूफान में फंसने पर गांव की एक देहातिन विधवा उसे मार्ग दिखाती है और ध्यान रखती है कि गर्द गुबार में वह रास्ता ना भूल जाए। इस उपकार के बदले वह ICS अफसर से 5,000 रुपये भी नहीं लेती। अफसर गांव के लोगों को जाहिल, मूर्ख और बेखबर मानने की अपनी मूर्खता पर लज्जित होता है और देहाती औरत के साहस, कर्तव्य पालन, स्वाभिमान, सेवा भाव तथा ईश्वर विश्वास आदि को देख करके मान लेता है कि एक देहातिन भी आत्मिक शिक्षा और एवं संस्कृति के उच्च स्थान पर बैठी हो सकती है। एक देहातिन भी हो सकती है और इस आत्मिक उन्नयन के लिए पश्चिमी शिक्षा या जीवन शैली की आवश्यकता नहीं होती। प्रेमचंद्र उस गंवार, देहाती, अनपढ़ औरत को मनुष्यता के शीर्ष पर प्रतिष्ठित करते हैं, जिसके प्रभाव से अंग्रेजी संस्कृति का भक्त और भारतीयता से नाग और भौं सिकोड़ने वाला अफसर भी एक अच्छा मनुष्य बन जाता है। प्रेमचंद्र की यही विशेषता है कि जो उन्हें कथाकारों से भिन्न पंक्ति में विशेष स्थान देती है। मतलब प्रेमचंद्र जी की विशेषता क्या है? जो उन्हें अन्य कथाकार जो लोग हैं उन अन्य कथाकारों से भिन्न पंक्ति में उसे विशिष्ट स्थान देती है। पढ़े लिखे और संभ्रांत कहे जाने वाले पात्रों के दंभ मतलब उनके अहंकार को वे अपनी कलम से तार कर देते हैं। वे अपनी कलम से तार। ये हो गया, पूरा हो गया गद्यांश। अब गद्यांश में सबसे पहले होता है कि प्रेमचंद्र को अन्य कहानीकारों से भिन्न क्यों माना गया है। समझाया क्यों माना गया है अन्य कथाकारों से? देखिए सबसे लास्ट में लिखा है प्रेमचंद्र जी को अन्य कथाकारों से भिन्न पंक्ति में इसलिए भिन्न माना गया है, मतलब अलग स्थान को क्यों दिया गया है कि ये पढ़े लिखे और संभ्रांत कहे जाने वाले पात्रों के दम को अपनी कलम से तार कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। गद्यांश में प्रेमचंद्र जी की किस कहानी का उल्लेख है? ऊपर लिखा है रोशनी कहानी का, आप लिख दीजिएगा रोशनी कहानी का उल्लेख है। ठीक, अब देखिएगा ICS अधिकारी को भारत के बारे में ICS अधिकारी की भारत के बारे में क्या धारणा थी? ICS अधिकारी की भारत के विषय में ये धारणा थी कि भारत का विकास पश्चिमी सभ्यता और जीवन शैली को अपनाने से ही हो सकता है। भारत का विकास कैसे हो सकता है? भारत का विकास जो है पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाने से ही हो सकता है। भारतीय संस्कार तो कैसे हैं? भारतीय संस्कार बहुत पुराने हैं और जड़ हैं, मतलब जड़ हैं, एकदम से पुराने और जड़ हैं। इसलिए उनसे भारत से कोई भी आशा की किरण नहीं हो सकती। भारत में कोई आशा की किरण नहीं हो सकती है। तो कहते हैं कि ICS अधिकारी को, देखिए इसमें लिखा हुआ है ICS अधिकारी को, मतलब ये था कि वो कहते थे
पश्चिमी सभ्यता, शिक्षा और जीवन शैली से ही भारत का कल्याण होगा, वो लिखते हैं। तो इसमें ये लिखा जाता है कि उनके भारत के बारे में ये धारणा थी कि भारत का विकास जो है, भारत का विकास पश्चिमी सभ्यता, शिक्षा और जीवन शैली को अपनाने से ही होगा, ठीक है ना। जीवन शैली में से ही भारत का कल्याण होगा। तो आप देखेंगे पश्चिमी सभ्यता, शिक्षा और जीवन शैली को अपनाने से ही होगा, जीवन शैली को अपनाने से ही हो सकता है। भारतीय संस्कार कैसे हैं? भारतीय संस्कार पुराने हैं और जड़ हैं, इसलिए भारत में कोई भी आशा की किरण नहीं हो सकती है। भारत में मतलब इसलिए उनसे भारत की मतलब कोई भी आशा की किरण नहीं हो सकती है। ICS अधिकारी को भारत के बारे में हो गया, ग्रामीणों के प्रति अवसर की क्या धारणा थी? कहते हैं ग्रामीणों के प्रति अवसर की क्या धारणा थी? अवसर के विषय में उनकी ये धारणा थी कि अवसर ग्रामीणों को क्या समझता था? अवसर जो था ग्रामीणों को जाहिल, गंवार और मूर्ख समझता था। वो सोचते थे कि अवसर जो होते हैं जाहिल, गंवार और मूर्ख होते हैं। अवसर कैसे होते हैं? जाहिल, गंवार और मूर्ख होते हैं। अवसर जाहिल, गंवार और मूर्ख होते हैं। अवसर जो नहीं होते हैं, अवसर जो था ग्रामीणों को जाहिल, गंवार और मूर्ख समझता था, ठीक है। अवसर ग्रामीणों को जाहिल, गंवार और मूर्ख समझना था। अंततः उसे ग्रामीण महिला में किन गुणों के दर्शन हुए? देखिए, अंततः उसे उस देहाती में साहस, कर्तव्य पालन, स्वाभिमान, सेवा भाव और ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में विश्वास मतलब ईश्वर में आस्था के दर्शन हो गए। उसे ईश्वर में आस्था के दर्शन हो गए। इसमें अवसर को देखेंगे, अवसर को ग्रामीण महिला में साहस, कर्तव्य पालन, स्वाभिमान, सेवा भाव और ईश्वर विश्वास मतलब ईश्वर में आस्था के दर्शन हुए। देखिए, देहातिन के संपर्क में आने के बाद अवसर की विचारधारा में क्या परिवर्तन आ गया? तो देखिए, अब क्या लिखा है कि देहातिन के संपर्क में आने पर वे अवसर की विचारधारा में क्या परिवर्तन आया? तो देहातिन के संपर्क में आने पर अवसर को ये लगा कि उच्च जीवन शैली के लिए भारतीय संस्कृति की नहीं बल्कि देहाती शिक्षा और संस्कृति जो है अधिक कारगर सिद्ध हो सकती है। आगे देखिएगा, अधिक कारगर सिद्ध हो सकती है। प्रेमचंद्र उस ग्रामीण महिला को मनुष्यता के शीर्ष पर कैसे बिठाते हैं? प्रेमचंद्र उस ग्रामीण महिला को मतलब प्रेमचंद्र जी जो थे देहाती महिला के व्यवहार को अंग्रेज अवसर से अधिक प्रभावी और श्रेष्ठ दिखा करके उसे मनुष्यता के शीर्ष पर बिठा देते हैं। ठीक, आगे देखिए, गद्यांश से 2 मुहावरे चुनकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 2 मुहावरे चुनने हैं। पहला होता है पहला लिखेंगे कि नाक भाव सिकोड़ना और दूसरा होता है तार कर देना। लिखते हैं ना, अन्य कथाकारों से ये ऊपर नीचे लिखा है। देखिए, अब अंग्रेजी संस्कृति का भक्त और भारतीयता से नाक भौं सिकोड़ने वाला अफसर भी एक अच्छा मनुष्य बन जाता है।
तो नाक भौं सिकोड़ने वाला मतलब होता है नाक भौं सिकोड़ना, और दूसरा है तार तार कर देते हैं, तार तार करना। इसमें दो मुहावरे आ गए। तो नाक भौं सिकोड़ना मतलब होता है किसी की साधारण वेशभूषा देख करके नाक भौं सिकोड़ना एक अच्छी बात नहीं होती है। मतलब यदि फंक्शन पार्टी में हम लोग कहीं जाते हैं तो एक व्यक्ति जो होता है साधारण सी वेशभूषा ये पहन करके आ जाता है पार्टी वाली ना से तो उससे क्या होता है, उसको देख करके लोग नाक भौं सिकोड़ लेते हैं। तो नाक भौं सिकोड़ लेना कहते हैं कोई अच्छी बात नहीं। तार तार कर देना कहते हैं नालायक लड़के ने सरेआम अपने पिता की पगड़ी उछाल करके अब उनकी इज्जत को तार तार कर दिया, तार तार कर दिया। कहते हैं नालायक लड़के ने सरेआम अपने पिता की, नालायक लड़के ने सरेआम अपने पिता की पगड़ी उछाल करके उनको उनकी इज्जत को तार तार कर दिया, उनकी इज्जत को तार तार कर दिया। इश्क और ता प्रत्यय से एक एक शब्द बनाइए। एक सामाजिक लिख दो, सामाजिक लिख दो, सांस्कृतिक लिख दो, आत्मिक लिख दो, कुछ भी लिख दीजिएगा। ता प्रत्यय से सुंदरता, कुरूपता, है ना, सुंदरता, कुरूपता, सभ्यता और निरंतरता, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप ता से मतलब ता प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो पीछे लगता है, शब्दों के जो पीछे प्रयोग किए जाते हैं उसे हम कहते हैं प्रत्यय, और जो शब्दों के प्रारंभ में लग करके उनका अर्थ बदल देते हैं उसे हम कहते हैं उपसर्ग। जो प्रारंभ में लगते हैं उसे उपसर्ग, और जो बाद में लगते हैं, अंत में लगते हैं, उसे कहते हैं हम लोग प्रत्यय। तो एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आत्मिक, बौद्धिक, कुछ भी लिख सकते हैं। ता सुंदरता, कुरूपता, सुंदरता लिख दो, कुरूपता लिख दो, भावुकता लिख दो और एकता लिख दो। ता का ना प्रत्यय से एक एक शब्द बनाना है। आप जो आपके समझ में आए वही आप शब्द बना दीजिएगा। कर्मवाच्य में बदलिए। एक देहातिन विधवा उसे मार्ग दिखाती है। कर्मवाच्य में तो लिखेंगे उसे एक देहातिन विधवा के द्वारा, कर्मवाच्य में बदलना है ना, एक देहातिन विधवा उसे मार्ग दिखाती है, तो लिखेंगे एक देहातिन विधवा के द्वारा, एक देहातिन विधवा के द्वारा उसे मार्ग, विधवा के द्वारा उसे मार्ग दिखाया जाता है। एक देहातिन विधवा के द्वारा उसे मार्ग दिखाया जाता है, उसे मार्ग दिखाया जाता है, ठीक है। उसे एक देहातिन विधवा के द्वारा मार्ग दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया गद्यांश। एक पद्यांश का होता है और एक जैसे होता है गद्यांश का। तो दिए जाते हैं कि पद्यांश और गद्यांश दो हैं, तो उसको आप अच्छे से बैठ के पहले पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में उसके जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं उसी में से ढूंढते हैं, उसी में से ढूंढ के पढ़ के उसको अपनी भाषा में उसका आंसर हम लोग लिख देते हैं, उसको अपनी भाषा में उसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गए आपके अपठित पद्यांश और गद्यांश हो गए, ठीक। देखिए हम बताते हैं आपको। देखिए और एक करा देते हैं। देखिए आजकल विचारकों का ध्यान इस सवाल की ओर बार बार जाता है, आज से 150 वर्ष बाद भारत का रूप क्या होने वाला है। क्या वह ऐसा भारत होगा जिसे विवेकानंद और गांधी पहचान सकेंगे, अथवा बदलकर वह पूरे का पूरा अमेरिका और यूरोप बन जाएगा। पिछले 100-150 वर्षों से भारत आधुनिकता की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन समझा ये जाता है कि भारत अभी आधुनिक देश नहीं है। वह मध्यकालिकता से मतलब भरा हुआ है। स्वतंत्रता के बाद से आधुनिकता का प्रश्न अत्यंत प्रखर हो रहा है, क्योंकि चिंतक यह मानते हैं कि हमने अगर आधुनिकता का वर्ण शीघ्रता के साथ नहीं किया तो हमारा भविष्य अंधकारपूर्ण हो जाएगा। अतएव ये प्रश्न विचारणीय है कि आधुनिक बनने पर भारत का कौन सा रूप बनने वाला है और कौन मिट जाने वाला है। नैतिकता, सौंदर्यबोध और आध्यात्मिकता के समान आधुनिकता कोई शाश्वत मूल नहीं है। सच पूछिए तो वह मूल है ही नहीं, वह केवल समय सापेक्ष धर्म है। नवीन युग समय समय पर आते ही रहते हैं,
और जैसे आज के नए ज़माने पर आज के लोगों का गर्व है, आज के लोगों को गर्व है, उसी तरह हर ज़माने के लोग अपने अपने ज़माने पर गर्व करते रहे। संसार का कोई भी समाज किसी भी समय इतना स्वाभाविक नहीं रहा कि वह हर आदमी की पसंद हो, और कोई समाज ऐसा भी नहीं बना जिसके बाद का काल उसका आलोचक ना रहा। मतलब वो जब बात समाप्त हो जाता है उसके बाद कोई उसकी आलोचना ना करता हो, ये भी नहीं है। तो लिखा है 150 वर्ष के बाद भारत का कैसा रूप होने वाला है, वह रूप परिवर्तन किसके कारण होगा। कहते हैं 150 वर्ष के बाद में 150 वर्ष के बाद में भारत कैसा होगा। इस पर विचारकों का मत जो है अलग अलग है। संभावना ये है कि भारत अमेरिका और यूरोप की भांति, कहते हैं भारत जो है अमेरिका और यूरोप की भांति, ये लिखा हुआ देखिए, भारत अमेरिका और यूरोप की भांति यूरोप बन जाएगा। तो भारत अमेरिका और यूरोप की भांति आधुनिक बन जाएगा। भारत जो है अमेरिका और यूरोप की भांति आधुनिक बन जाएगा। तो आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम, आधुनिकता की ओर बढ़ते भारत को अभी भी क्या समझा जाता है और क्यों समझा जाता है। तो कहते हैं आधुनिकता की ओर बढ़ते भारत को अभी भी क्या समझा जाता है, मध्यकालीन चेतना वाला देश माना जाता है। देखिए लिखा है इसमें, चिंतक ये मानते हैं कौन सा रूप बनने वाला है और कौन सा रूप मिटने वाला है। तो लिखते हैं कि आधुनिकता की ओर बढ़ते भारत को अभी भी मध्यकालीन जो चेतना वाला देश जो है माना जाता है। क्यों? आधुनिकता की ओर बढ़ते भारत में अभी भी गांधी जी और विवेकानंद की जो है संभावनाएं, मतलब जो उनकी जो परंपराएं हैं, महात्मा गांधी और विवेकानंद की जो परंपराएं हैं वो आज भी जीवित हैं। ठीक है। भारत को स्वतंत्रता के बाद भारत के सम्मुख कौन से प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा प्रश्न क्या है कि आने वाले समय में क्या भारत, देखिए लिखा, आने वाले समय में क्या भारत जो है पूरी तरह आधुनिक बन जाएगा। लिखा है गांधी पहचान सकेंगे जिसे बदलकर पूरे का पूरा अमेरिका और यूरोप बन जाएगा। मतलब लिखा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आने वाले समय में क्या भारत पूरी तरह आधुनिक बन जाएगा। उसका कौन सा रूप जो है पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और कौन सी उसमें विशेषताएं शेष बच जाएंगी, कौन सी विशेषताएं उसमें शेष बच जाएंगी। गद्यांश के अनुसार आधुनिकता क्या है। तो गद्यांश के अनुसार आधुनिकता है जीवन के मूल्य, सत्य, गांधी जी की मतलब आधुनिकता के अनुसार लिखा है कि गद्यांश के अनुसार आधुनिकता क्या है। तो लिखता है आधुनिकता कोई जीवन मूल्य या सत्य या आदर्श नहीं है, वह अपने समय के अनुसार ढल जाने का उसमें गुण है। इसे सचमुच क्या कहते हैं, अनुकूलता कहते हैं। भारतीय आधुनिकता क्या है, आधुनिकता ये होती है कोई जीवन मूल्य नहीं होते, गुण नहीं होते या कोई उनके आदर्श नहीं होते हैं। जैसा समय आता है उसी के अनुसार वो ढल जाता है। इसे हम कहते हैं समय अनुकूलता कह सकते हैं। इसे हम समय की अनुकूलता कह सकते हैं। ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जैसे आता है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त आप शीर्षक दीजिए। तो इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या आएगा। देखिए भारत तो है ही, और लिखेंगे या लिख दीजिए आधुनिकता और भारत, या लिख दीजिएगा भारत और आधुनिकता। तो इस प्रकार से ये गद्यांश पढ़ने के बाद भी उसके आंसर इस तरह लिखे जाते हैं, और पद्यांश को भी पढ़ने के बाद में उसका अर्थ समझा जाता है, उसके बाद में उसके अर्थ लिखे जाते हैं। ठीक बेटा, ओके, बाय।